कल मेरी मासी मिली मुझे। मिलते ही पूछ रही थी कि और बेटा क्या कर रहे हो, आगे क्या करने की सोची है, लाइक एनी अदर रिलेटिव। एंड आई टोल्ड हर विद इमेंस प्राइड कि मासी सीरियस की तैयारी कर रही हूँ और सोच रही हूँ सीरियस 2024 निकाल लूँ। शी गेव अ सार्कास्टिक स्माइल और कहा कि भाई सोचा तो हमने भी बहुत कुछ था, लेकिन हरकतों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, राइट? एंड देन आई थॉट कि हाँ यार, मतलब सीडीएस की तैयारी करना, सीडीएस 2024 को निकालना मेरे मन में है, मेरे थॉट्स में है, बट एक्शंस में नहीं है। कोई अगर मुझ पे 24/7 सर्विलेंस रखे, वो इंसान शायद नहीं कह सकता कि मैं एक हार्डकोर सीरियस एस्पायरेंट हूँ। लेकिन तब मैंने 2 मिनट पॉज लिया और अपनी जिंदगी की सारी मोटिवेशनल चीजें एक साथ पाइल अप करने की कोशिश करी। मे बी बिकॉज आई वॉन्ट टू जस्टिफाई माई सेल्फ। मैंने सोचा कि अगर ये चीज मेरे थॉट्स में है तो मैंने ये मोटिवेशनल वीडियोस में सुना है, मोटिवेशनल बुक्स में पढ़ा है कि थॉट बिकम थिंग्स, द सीक्रेट, है ना? तो अगर ये चीज मेरे थॉट में है तो ये एक दिन थिंग बनेगा, ये एक दिन एक प्रैक्टिकल चीज रियलिज्म में कन्वर्ट होगा। और बस यही एक अंडरलाइन चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, एक हिडन साइंस, यस आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। आपको अल्ट्रा बेसिक न्यूरो साइंस यहाँ पे थोड़ी सी समझनी होगी। जब भी आप कुछ सोचते हो, आपकी थॉट्स और आपके जो इमोशंस होते हैं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करते हैं, ठीक है? थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज होगी, बट आई होप आप ग्रेजुएट हो, आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, राइट? न्यूरोट्रांसमीटर ट्रिगर होने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं और वो एक्शन पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मूव इन योर बॉडी। चाहे एक छोटा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन भी क्यों ना हो जाए, उसके लिए एक्शन पोटेंशियल जरूरी है। आपका दिल धड़कता है एक्शन पोटेंशियल की वजह से, आपकी ऑल टुगेदर एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ दैट एक्शन पोटेंशियल। सो द क्रक्स इज एक्शन पोटेंशियल। लेकिन हमेशा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। एक सफिशिएंट अमाउंट के न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होंगे, एक सफिशिएंट अमाउंट चाहिए होगा जिससे वो थ्रेशोल्ड आए, और वो थ्रेशोल्ड जब आपके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा तब जाके आगे मूवमेंट होती है। एंड दिस इज द क्रक्स। हम कहाँ फंसे हुए हैं अभी? हम यहाँ फंसे हुए हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स तो जनरेट हो रहे हैं लेकिन एफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो रहे कि उस थ्रेशोल्ड को टच कर दे। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा जो हमें करना है। इन सारी बातों से समझ आता है कि न्यूरो साइंस इज देयर। कोर से काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल काम करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलो ठीक है, कोई और बात आपको बताती हूँ। मैं एस्पायरेंट कहते हो ना खुद को आप? अच्छा, अपना स्टेज बताओ। मैं हर एक स्टेज को डिस्क्राइब करती हूँ। अगर आप एक एस्पायरेंट हो तो आप एक वॉरियर स्टेज को रिप्रेजेंट करते हो। यस, आप टोटली उस स्टेज से भी बिलोंग कर सकते हो और इंटरमीडिएट स्टेज को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ध्यान से सुनना कि आप कौन से स्टेज या इंटरमीडिएट स्टेज से बिलोंग करते हो। सबसे पहले आता है वॉरियर स्टेज नंबर 1। वॉरियर स्टेज नंबर 1। वैसे ये वॉरियर मैं क्यों कह रही हूँ मैं आगे जाके जरूर बताऊंगी। वॉरियर स्टेज नंबर 1 में आपकी सीरियसनेस लेवल बहुत ज्यादा लो होती है। आपकी जिंदगी में फन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? फन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बट सम अमाउंट ऑफ सीरियसनेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। स्टेज नंबर 1 में आपकी फन एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। क्लियरिंग एग्जाम is in concept, but it is just another thing in your life. You are not very serious about it. You pretend to be very serious about it, but in reality you are not. आपके लिए और भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं than clearing exams. ये मैं आपके मन की बात नहीं कह रही, आपके एक्शंस जो रिफ्लेक्ट करते हैं ना उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने कंक्लूड किया है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना इंपॉर्टेंट है। जस्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स में उछाल लाने से कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, लक्ष्य मूवी को देखना, उरी मूवी को देखना, दैट डज नथिंग बट एक इम्पल्स लाते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में, विच इज डेफिनेटली नॉट इनफ टू जनरेट एन गुड लेवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, फिर स्टेज 1 में आप इन एंड आउट होते रहते हो, बार बार सीरियसनेस लेवल इतनी नहीं आती, बट देन जब आप स्टेज नंबर 2 पे आते हो, वॉरियर स्टेज नंबर 2, तब आप बहुत ज्यादा अपने गोल की तरफ मुड़ चुके होते हो। आप इमेजिन कर सकते हो कि पहले जब आप एक रूम में एंटर करते हो, वो रूम पूरा मेस हो चुका है, ठीक है, पूरा का पूरा मेस हो चुका है, वो स्टेज नंबर 1 था। लेकिन जब आपने फिगर आउट कर चुका है कि यस दिस इज द एग्जाम, दिस इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, आप उस तरफ उस डायरेक्शन में मुड़ चुके हो, तब आप एंटर कर जाते हो वॉरियर स्टेज नंबर 2 पे। लेकिन इसमें पता है क्या दिक्कत होती है? इसमें आप बहुत ज्यादा भटकने लगते हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आते हैं और आप उसे काउंटर नहीं कर पाते हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर एट नंबर 2, वॉरियर स्टेज नंबर 2। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि पूरी कायनात आपके पीछे पड़ चुकी है कि आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, चाहे सोशल प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाए, पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाए। देखो, प्रॉब्लम्स हमेशा रहने वाली है, इट्स नेचर विल बी चेंज्ड, है ना। और यहीं पे 80% पीपल गिव अप। इन सारे डिस्ट्रैक्शंस के बहाव में वो अपना डायरेक्शन बदल देते हैं, एंड सर्टेनली वो डायरेक्शन उनके गोल की डायरेक्शन से अलाइन नहीं होता। यू हैव फिगर्ड आउट क्या करना है, बट आप डिस्ट्रैक्शन के बहाव में बह चुके हो। लेकिन जो इसमें 20% लोग बच जाते हैं, वो एंटर करते हैं वॉरियर स्टेज नंबर 3 पे। व्हाट इज दिस नाउ? अब आपको डिस्ट्रैक्शन से डील करना आ चुका है। आई एम नॉट सेइंग यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, सर्टेनली यू विल, बट आप अब उससे डील करना सीख चुके हो। अगर आप जानते हो कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो यू स्टार्ट जर्नलिंग, आप लिखना शुरू करते हो। ठीक है, लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे पास इसकी भी एक साइंटिफिक रिसर्च थ्योरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है एंड हाउ इट सॉल्व्स 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। चलो इसे साइड में रखते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप डिस्ट्रैक्शन से डील करना समझ जाते हो तब, है ना। अगर आपको पता है कि आप बहुत लो फील करने लगते हो जब आपको चीजें नहीं आती, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हो। अगर आपको फिजिकली लेथार्जिक लगता है, तो आप भाग दौड़ फिजिकल एक्सरसाइजेस बदल देते हो। मतलब अब आप डिस्ट्रैक्शन के बहाव में नहीं जा रहे हो। द वे यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, यू आर कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, और आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हो, एंड दैट इज द वेरी गुड पार्ट ऑफ वॉरियर स्टेज नंबर 3। लेकिन यहाँ पे आपको पछाड़ता कौन है? कंपैरिजन। आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं मारता, उसे तो आप ओवरकम कर चुके हो, उससे आप डील करना सीख चुके हो, बट आप कंपैरिजन की वजह से यहाँ पे हारते हो। आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ाई नहीं करता, वो मुझसे ज्यादा फन करता है और मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। हाउ इज ही एबल टू सॉल्व दीज मच ऑफ क्वेश्चंस? मुझसे कम पढ़ाई करने के बावजूद उसके कंसेप्ट्स क्यों ज्यादा क्लियर हैं? XYZ रीजंस की वजह से आप कंपेयर करने लग जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड, है ना। यहीं पे स्टेज नंबर 3 से बहुत लोग एग्जिट कर जाते हैं कंपैरिजन की वजह से, एंड देन फाइनल स्टेज आता है वॉरियर स्टेज नंबर 4। अगर जो वॉरियर स्टेज नंबर 4 से बिलोंग करते हैं ना, वो मुझे जरूर बताना, मुझे आप पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसे आप एक इक्विलिब्रियम स्टेज भी कह सकते हो। आप बहुत सफर करके इस स्टेज तक आए हो और अब आप इक्विलिब्रियम पे हो। आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो, आप कंपैरिजन भी कर रहे हो, आप फेल भी हो रहे हो, बट यू नो हाउ टू डील विद दैट। The moment you are feeling all those things, you are not getting distracted by the distractions. Instead, you are finding the solution out. या तो अगर आप पॉज भी ले रहे हो, तो अपनी एनर्जी को रीगेन करके एक स्ट्रॉन्ग मूव ले रहे हो। और जो स्टेज तक पहुंचता है ना, वो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करता है।
आप भगवान नहीं बने हो कि आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, आप डीमोटिवेट भी नहीं होंगे, आप होंगे, लेकिन ये जो वॉरियर स्टेज नंबर 4 में पहुंच चुके हैं वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। दे आर एग्जैक्टली डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम जॉब के साथ कैसे किया जाए। पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज नहीं हो पा रहा है, जॉब नहीं हो पा रहा है। अरे मेरे भाई तुम सुनो, यूपीएससी ने इंटेंशनली ये एज लिमिट को रखा है 20 to 25 अराउंड, ठीक है। इस स्टेज में यूपीएससी ऑल्सो नोस कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी जब आप ट्रांजिशन में जाते हो टू कंप्लीट एडल्टहुड। आपके ऊपर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैच्योरिटी इन व्हाट नॉट, बट everyone is passing through this age only, है ना। आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा। ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, यू आर कमिंग बैक, यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ, यू आर कमिंग बैक, यू आर गोइंग आउट ऑफ योर डिसिप्लिन के लिमिट्स, डिसिप्लिन की बाउंड्रीज, यू आर कमिंग बैक, यू आर गिविंग लेस टाइम टू थिंग्स which are not required in the way towards your goal, and that's where you win. अच्छा, इससे आपको एक बात तो समझ आती है कि एग्जाम की तैयारी एकेडमिक नहीं है, सिर्फ बहुत ज्यादा इंटरनल है। इसके बहुत सारे ब्रांचेस है। इसके अंदर स्टडी ऑफ डिसिप्लिन भी आएगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी आएगा, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ कंट्रोल भी आएगा, है ना। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैसे, उन चीजों को स्टडी करना जो ह्यूमन की नीश है, उनके जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स हैं जो हमें आज तक नहीं पता या हमने एनकैश नहीं किया, उसे पॉलिश आउट करना। और जो ह्यूमन टेंडेंसी जो नेगेटिव साइड होने की है, जो डिफेंसिव है, हमेशा टू इंक्लाइन टुवर्ड्स नेगेटिविटीज हैं, उन्हें काउंटर करना। इनको समझना कि व्हाट आर ह्यूमन टेंडेंसीज और उसको रिफाइन करना फॉर अचीवमेंट ऑफ आवर गोल। ये सब कुछ एग्जाम की तैयारी है। चलो ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हैं। नाउ यू नो कि आप वॉरियर स्टेज के कौन से पड़ाव पे हो, कौन से इंटरमीडिएट पे हो। एक्सेप्टेड इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बोलूंगी कि फटाफट से वॉरियर स्टेज नंबर 4 में अपने आप को प्रमोट करो। लेट अस स्टार्ट विद 6 months डीप कॉन्सेंट्रेशन नाउ। अब मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पार्ट पे आ रही हूँ, वॉरियर स्टेज नंबर 4 पे, जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा। इससे पहले आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। गेट बैक टू वॉरियर स्टेज नंबर 4। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टेज नंबर 1 पे हो, 2 पे हो, आप अपने आप को डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हो नंबर 4 पे। इट इज डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। 6 months डीप कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं, और इसी में प्राइमरी और सेकेंडरी की कैटेगराइजेशन की स्टडी आती है। कभी कभी हम चीजों को गलत कैटेगरी में, गलत खाने में डाल देते हैं, इसलिए कंफ्यूज होके रह जाते हैं। आई विल टेल यू जस्ट 2 points अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमें एग्जाम के लिए क्या करना है, हम YouTube पे यही सर्च करते हैं। हम हर किसी से यही जानना चाहते हैं कि CDS 1 2024 एग्जाम को निकालना है, क्या किया जाए। इट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, बट इट इज नॉट प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी पॉइंट। प्राइमरी पॉइंट क्या होना चाहिए? प्राइमरी पॉइंट होना चाहिए कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। जब भी कोई एक सीरियस एस्पायरेंट एग्जाम को क्लियर करता है, सीरियस एस्पायरेंट बोला है, ध्यान से सुनना, वो एग्जाम क्लियर जब नहीं कर पाता है, उसके पीछे का ये रीजन नहीं होता कि उसने क्या नहीं किया, उसने क्या किया जो नहीं करना चाहिए था। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर। सो प्राइमरी थिंग इज वी हैव टू नोट इट डाउन कि क्या नहीं करना है। एवरी डे वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर ओन एक्शंस एंड ओन एक्शन पोटेंशियल्स, एंड वी हैव टू नोट इट डाउन। टुडे आई डोंट हैव टू डू दिस, टुडे आई डोंट हैव टू डू दिस। इस तरीके से अपनी चीजों को कट डाउन करते रहोगे ना, तो बहुत ज्यादा कम चीजें रहेंगी जिसपे आपको अटेंशन देना पड़ेगा, जिसपे कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, और जितनी चीजें कम होंगी उतना कंसंट्रेशन आपका डीप होता जाएगा। Are you getting me? So before you ask or search for what is required for doing the exam, write it down what is not required and follow it very very seriously. दूसरा और हम सबका फेवरेट, शॉर्टकट्स। कोई शॉर्टकट बता दो जिससे सीडीएस एग्जाम निकल जाए। और बहुत लोग बूस्ट भी करते हैं कि भाई
I'll tell you the tricks, smart plans or shortcuts. Let me tell you the science behind it. Shortcuts, tricks exist करते हैं, I'm not denying it, but they are again not primary in nature, they are secondary in nature. जब भी आप कोई चीज को मास्टर कर जाते हो, now I'm coming to technique also, hold on. जब भी आप किसी चीज को मास्टर कर जाते हो, उस चीज को मास्टर करने के बाद, वो स्किल्स एक्वायर करने के बाद यू कैन गो ऑन टू द शॉर्टकट्स. हाउ विल यू मास्टर इट? बाय TAC टेक्निक. आपको किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करनी है, उस चीज का मास्टर बनना है. जरूरी नहीं है वो चीज पसंद आए, जरूरी नहीं है वो चीज पसंद आए. जो सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको यूट्यूब पे भी इवन पढ़ाए हैं, उससे लास्ट अटेम्प्ट में सीरीज 2 2023 में इतने क्वेश्चंस मैच करा दिए. दैट मीन्स मुझे वो सारे सब्जेक्ट्स पसंद हैं? नो, आई एम टेलिंग इट ओपनली, मुझे वो सारे सब्जेक्ट्स नहीं पसंद, ना ही वो मेरे फेवरेट हैं. जस्ट TAC टेक्निक से मैंने उन सब्जेक्ट्स को मास्टर किया है. कैसे? उन सब्जेक्ट्स को टाइम दिया जाए, अटेंशन दिया जाए. TAC, टाइम और टेंशन. आप जल्दबाजी में किसी भी चीज को मास्टर नहीं कर सकते हो. बिना अटेंशन के 10 चीजें अगर चल रही हैं तो आप पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, साइंस को मास्टर नहीं कर सकते हो. जस्ट गिव देम देयर ओन टाइम, अटेंशन. एंड थर्ड पॉइंट इज, जब आप टाइम और अटेंशन देते हो तब आप में आती है क्रिएटिविटी, एंड दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट. आपने अगर मेरे पढ़ाने का तरीका देखा है तो आपने हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, आई एम बीइंग वेरी क्रिएटिव. चाहे छोटा सा भी पॉइंट हो ना, चाहे माइंड मैप्स बनाकर या किसी स्टोरी से कनेक्ट करके या किसी इमोशन से कनेक्ट करके, आई टेल यू, है ना. चाहे जो अगर कोई पॉइंट बहुत स्ट्रेट समझ भी आ रहा है कि ओके दिस इज द थिंग, बट स्टिल आई प्रेफर टू गो ऑन अ क्रिएटिव साइड. क्यों? जब आपकी क्रिएटिविटी उसमें मर्ज हो जाती है ना, तब आपकी न्यूरॉन नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है ब्रेन के अंदर. वरना वो बस एक इंफॉर्मेशन बन के स्टोर हो जाएगा जो धीरे धीरे डिलीट होता जाएगा. ग्राफ आपने पढ़ा होगा कि जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, धीरे धीरे ऑटो डेप्लीट होने लगता है इन योर ब्रेन, एंड दिस इज साइंस. बट व्हेन यू मिक्स इट विद द क्रिएटिविटी, आप कोई भी गाना किसी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश बोलना आता है बहुत अच्छा? नहीं आता है. हाउ आर यू सिंगिंग द इंग्लिश सॉन्ग्स विद अटमोस्ट फ्लुएंसी? शेप ऑफ यू इतना अच्छा कैसे गा लेते हो? इमेजिन ड्रैगन्स के सॉन्ग्स इतने अच्छे से कैसे गा लेते हो? इतनी अच्छी इंग्लिश आती है आपको? लेविटेटिंग गाना कैसे गा लेते हो? टेलर स्विफ्ट के गाने कैसे गा लेते हो? बिकॉज those people have used creativity, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे लिरिक्स में हो, राइमिंग वर्ड्स इस तरीके से हो. हाउ? क्रिएटिविटी का यही होता है. क्रिएटिविटी न्यूरॉन नेटवर्क, न्यूरॉन डिजाइन्स बनाती है जो ज्यादा इम्प्रिंटेड होती है आपके दिमाग में, एंड दैट इज व्हाट TAC, टाइम, अटेंशन एंड क्रिएटिविटी. आई नो क्रिएटिविटी requires very much of time, मतलब it requires hell lot of time to be creative. लेकिन वो काम मैं आपके लिए कर रही हूँ, है ना. जितनी भी टॉपिक्स आपने मुझसे पढ़े हैं, आपको बस उसमें टाइम और अटेंशन देना है समझने में. क्रिएटिविटी वाला पार्ट आई हैव डन फॉर यू, आपको बस उसे समझना है ना. तो इसी टीम वर्क भी कहा जाता है, और डिफेंस में टीम वर्क ऑलवेज वर्क्स, एंड इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड देन दैट ऑफ द इंडिविजुअलिस्टिक वर्क. और यहाँ पे ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी किसी से पढ़कर ही हो सकती है. आई एम नॉट डिनाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी. आप इस पे भी कमेंट कर सकते हो कि मैं इस पे भी एक इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ कि सेल्फ स्टडी इज बेटर, या किसी से पढ़ाई करना, किसी को फॉलो करना या किसी का बैच लेना इज ओके. एंड व्हेनेवर आई टेल माय व्यूज, आई टेल यू ऑनेस्ट व्यूज, नॉट inclined towards my work or something. No, I tell you the honest things. मैंने भी किसी का बैच नहीं लिया था when I was studying. I have done my self preparation. हर चीज के pros होते हैं, cons होते हैं, जो आपको मैं explain कर सकती हूँ. If you want, comment it down जरूर करना. चलो, हमारे पॉइंट पे अगर हम दोबारा आए, TAC टेक्निक जिससे आप मास्टर कर जाते हो. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी को आपने मास्टर किया बाय TAC.
टाइम, अटेंशन एंड क्रिएटिविटी, उससे मास्टर करने के बाद, उसमें स्किल्स एक्वायर करने के बाद, नाउ योर ब्रेन इज रेडी टू मेक शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स भी बनाना भी एक स्किल वाला काम है, एक आर्ट है। शॉर्टकट्स को समझना भी, उसे याद रखना भी एक स्किल्स वाला काम है, और जो सेकेंडरी पार्ट है, लोग उसे प्राइमरी समझ के डायरेक्टली शॉर्टकट पे जंप कर देते हैं, एंड दैट्स वेयर यू फेल इन योर एग्जाम। So first comes mastery by TAC technique and then comes shortcuts. अब जब एक मास्टरी हासिल करते हो, फिर आप शॉर्टकट्स को ज़्यादा बेटर समझ सकते हो, फिर एक स्मार्ट तरीके से आप एग्जाम को देख सकते हो। ओके, सो पहली बात हमने करी 6 months ऑफ इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन, इंटेंस फोकस। नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम एकेडमिक पे आ रहे हैं। नंबर 2 थिंग आती है, थिंक लाइक एन ऑफिसर, एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ होल डिस्ट्रैक्शन हियर। जब भी मन भटकता है, जब भी इधर उधर होने का मन कर रहा है, डिमोटिवेट होने का मन कर रहा है, जस्ट थिंक लाइक एन ऑफिसर। अभी अगर आप ऑफिसर बन चुके हो, क्योंकि इवेंचुअली 1-2 साल में आप बन चुके होंगे, तो उसकी शुरुआत तब जाकर नहीं होगी, उसकी शुरुआत अभी से होगी, है ना। तो 1-2 साल में आपके अंदर एक अचानक से मैजिक नहीं होने वाला कि यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर। इफ यू बिहेव लाइक वन, देन एंड देन ओनली दे विल सेलेक्ट यू, है ना। तो जस्ट दैट थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर। या तो इससे भी सिंप्लीफाई डाउन करूं कि हर एक सिचुएशन जो आपके सामने एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम, एक ऑब्स्टिकल बन के आ रही है, सॉल्व इट लाइक SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आता है ना आपके SSB में कि अगर ये सिचुएशन हो गई है, आपकी बहन की पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको मैरिज में जाना है, आपको चोट लग गई है, व्हाट विल यू डू। कितना अच्छा लिखते हो आप। डज दैट रिफ्लेक्ट द रियल यू? 99% स्टूडेंट्स का वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट जो हम लिखते हैं वो बिल्कुल आइडियल होता है, वो बिल्कुल सही होता है, और जो हम अचीव कर लेना, यही है SSB की तैयारी, है ना। अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है कि एक पार्टी है, मेरा एग्जाम आ रहा है, आई वांट टू गो इन द पार्टी, व्हाट शुड बी डन, SRT की तरह इसे सॉल्व करो एंड डू व्हाट यू हैव रिटन इन दैट SRT। या एक ऑफिसर बन के सोचो कि एक ऑफिसर वाले पोस्ट पे आपको रखा गया है और कोई आपसे ये पूछ रहा है सवाल, अगर आप क्या उसे आंसर करोगे, वही आंसर आपको खुद भी फॉलो करना है। चलो ठीक है, अब एकेडमिक पोर्शन पे आते हैं, CDS 1 2024 पे आते हैं। जैसे मैंने आपको TSC टेक्निक बताई, CDS 1 2024 की तैयारी भी 2 पीरियोडिकल्स में ही होगी। फर्स्ट पीरियोडिकल में जब आप मास्टरी हासिल करोगे, जब आप सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल के कंसेप्ट बहुत सिंपल और बहुत क्रिएटिव तरीके से समझोगे, और यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होगा। फर्स्ट पीरियोडिकल में देयर विल बी नो शॉर्टकट। क्यों? क्योंकि सीडीएस का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता जा रहा है। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो तो सीडीएस कोई एक कंक्रीट सब्जेक्ट ब्रेकडाउन पे नहीं जा रहा। जो पॉलिटी के 2022 क्वेश्चंस आते थे, अब वो 10 के बराबर हो चुके हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन जो 15 से 18 आते थे वो 20 तक आ चुके हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो 80 के नंबर आते थे, आज वो मोर देन 20 हो चुके हैं। साइंस को नहीं छेड़ा गया, दैट इज द गुड पार्ट। साइंस वाज लिटिल इजी दिस टाइम। इजी शायद इसलिए भी लगा था क्योंकि हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, हमारे क्वेश्चन मैच हो गए थे। बट ओके, लीविंग दिस अपार्ट, इकोनॉमिक्स की बढ़ती इंपॉर्टेंस, और दिस इज नॉट कंक्रीट। ये ट्रेंड भी तुरंत से आपका बदला जा सकता है इन सीडीएस 1 2024, और इस वजह से आपका एग्जाम डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आप हर सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स को बिना खुद की चॉइस रखे। अच्छा हाँ, सीडीएस की तैयारी के वक्त आपको अपनी चॉइस नहीं रखनी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर योर एग्जाम, है ना। तो भाई हमें फर्स्ट पीरियोडिकल में क्रिएटिविटी के साथ टाइम अटेंशन देने के बाद कंसेप्ट्स को समझना है बहुत इजी तरीके से। और सेकंड पीरियोडिकल जो हमारा आएगा उसमें हम शॉर्टकट्स, रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे। You know, I told you प्राइमरी चीज क्या है, सेकेंडरी चीज क्या है। Once you have mastered by TSC technique, then you come to shortcuts, then you come to revision, then you come to the confidence building part, क्योंकि you know you have mastered all these subjects. Now, no one can, put you down. Not even UPSC can put you down. अपना चाहे ट्रेंड बदल दे, चाहे डिफिकल्टी लेवल बदल दे,
they are eventually asking you these specified things in syllabus only ना, that you have already mastered. इन 2 periodicals में हमारी तैयारी होगी with utmost discipline with TSE technique. अच्छा, I am teaching in this Raftar batch of Defense Mania CDS 1 2024. रफ्तार क्यों नाम दिया है मैंने इसको? क्योंकि अब जिंदगी में शायद हमें रफ्तार ही चाहिए, है ना? धीरे धीरे चल चल के साइकिल धीरे धीरे चला के कभी इधर लुढ़क रहे थे, कभी उधर लुढ़क रहे थे। अब हमें एक्चुअल स्पीड चाहिए, एक्चुअल स्पीड, ताकि हम जल्दी से पहुंच सकें, है ना? और अपनी जिंदगी का कोर्स ऑफ लाइफ बदल सके। That is more than enough now. अब रफ्तार चाहिए हमें। I'll be taking all your live classes, GK की of course, and will be starting in proper format in 2 periodicals as I mentioned. Time, attention, creativity to understand the concepts. And then the shortcuts and question solving, a lot of question solving. कोई भी और मुझे डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अगर इसमें कोई चीज पेंडिंग हो, या ऑफ कोर्स आपको सारे रिविजन बुक्स आई विल बी प्रोवाइडिंग, आई विल गिव यू द क्वेश्चन बैंक ऑल्सो, मॉक टेस्ट ऑल्सो, एंड ऑल द बेस्ट। जो भी और डाउट हो, मेरी तरफ से क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी, बैच इज गोना स्टार्ट वेरी सून, तो भाई देख लेना एक बार। दिस इज लाइव क्लास, ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फॉर योर फर्दर रिविजन, बट यस लाइव क्लास की बात अलग होती है, एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है ना? सो let me have your time and attention and I'll do the creativity part for you. Goodbye. Jai Hind.